नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव का स्पोर्ट्स सेगमेंट और मैं हूं आपके साथ गौरव वाजपेयी। आज स्पोर्ट्स पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नारद मुनि लाइव के स्पोर्ट्स एडिटर चंदन गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। चंदन जी, भारत के T20 विश्व विजेता बनने के बाद ये मुख्य दौरा है। वहीं भारत के नए कोच गौतम गंभीर का भी ये पहला दौरा है। सर, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? धन्यवाद गौरव जी। निश्चित ही बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है ये, जो जिस तरह से नई नवेली कोचिंग टीम बनी है, इनका पहला दौरा है और जिसमें सबसे बड़ा नाम है हेड कोच के तौर पे गौतम गंभीर का। जो गौतम गंभीर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। बीसीसीआई ने हेड कोच के तौर पे उनको अपॉइंट किया है पुरुष क्रिकेट टीम के लिए। उसमें गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, जहां वो आईपीएल, इस साल का आईपीएल जो केकेआर को उन्होंने एज ए कोच जिताया है, उनके खिलाड़ी के तौर पे भी वो एज ए कैप्टन केकेआर को 2 बार ट्रॉफी दिला चुके हैं आईपीएल की। तो गौतम गंभीर निश्चित तौर पे बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी काफ़ी कुछ चीज़ें चयन होने से पहले या हेड कोच बनने से पहले अपनी शर्तें कुछ रखी भी थी, जो कि बहुत कई जगह पे उसका सम्मान हुआ है और उनकी सुनी भी गई है। और उस हिसाब से उनकी कोचिंग स्टाफ की टीम भी बनी है, जिसमें मेनली अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच हैं। असिस्टेंट कोच के तौर पे एक और नाम जो फॉरेनर नाम है, रायन टेन डोशेट का नाम है, जो एक नीदरलैंड के बैटर हैं। इसके साथ साथ टी दिलीप जो फील्डिंग के कोच के तौर पे पिछले कार्यकाल में भी थे और उनको चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि उनने अपने कार्यकाल में फील्डिंग के जो नए पैरामीटर नए पैमाने सेट किए हैं वो अपने आप में ही, क्योंकि उन्होंने एक अपने कई सारे ऐसे सेशन लिए हैं टीम स्पिरिट के लिए, आपस में बॉन्डिंग के कुछ ना कुछ प्राइज़ अपने ड्रेसिंग रूम में कुछ और एक्टिविटीज़ करके, प्राइज़ सेरेमनी करके, प्राइजिंग सेरेमनी करके, इस तरह से चीज़ें उन्होंने की। तो फील्डिंग के नए नए पैरामीटर सेट किए उन्होंने। तो इस तरह से, और एक इंटरिम बॉलिंग कोच के तौर पे सिराज बहुतुले को इस 6 मैचेस में, जिसमें 3 T20 और 3 वनडे मैचेस हैं, उसके लिए शामिल किया है। तो ये तो गौतम गंभीर की कोचिंग टीम है। और क्योंकि उनका ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, तो उसके लिए उन्होंने कई सारे फेरबदल, कई सारे चीज़ें, लोगों को जो विश्राम में जा रहे थे उनको भी वापस बुलाया। तो क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें करी हैं और अभी काफ़ी सारे उन्होंने घोषणाएं भी करी हैं कि हर फॉर्मेट में, जो अलग अलग फॉर्मेट हैं, उसकी टीम भी अलग अलग होगी आने वाले समय पे, जो आपको समय समय पे पता चलेगा। अच्छा सर, पहले ऐसा सुनने में आया था कि कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली, इनको आराम दिया गया है वर्ल्ड कप के बाद, पर फिर पता चला कि इनकी टीम में वापसी हो गई है। सर, इस दौरे में शामिल हो गए हैं। सर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? करेक्ट। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि काफ़ी सारे उन्होंने चीज़ें करी, काफ़ी सारे विश्राम जिनको दिया गया था या जो विश्राम के लिए अपना आवेदन लगा चुके थे, उन सबको भी उन्होंने वापस बुलाया, क्योंकि ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंडिया की टीम, पुरुष क्रिकेट की टीम आज की नंबर 1 टीम है, सबसे सफल टीम है तीनों फॉर्मेट के, जहां वो फाइनल में पहुंच चुकी है, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे T20 फाइनल हो जिसमें हम विजेता हैं, और वनडे के भी फाइनल में हम पहुंचे। तो आज की डेट में रैंकिंग वाइज हर पैमाने पे इंडिया की क्रिकेट टीम सबसे सफल टीम है। तो उसको अगर लीड करना एज ए कोच, वो कहीं भी किसी भी तरह से कोई उसमें चूक नहीं चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कार्यकाल में कोई बी टीम या कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो अनहोनी ना हो जाए कि इंडिया की टीम, लगता है कि आज श्रीलंका की काफ़ी भारी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हो गया और वो टीम हार गई, तो उनकी कोचिंग वाली जो कार्यकाल है उसमें एक छोटा सा धब्बा आ जाएगा। इसको दूर करने के लिए उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सीनियर्स और जूनियर्स और नए टैलेंट को मिक्स करके एक बढ़िया टीम की घोषणा की है। सर, हार्दिक पांड्या को विश्व विजेता बनने के बाद वाइस कैप्टेंसी से हटा देना, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब वो वर्ल्ड कप में उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत अच्छा था, और उसके बाद उनको वाइस कैप्टेंसी से हटा देना क्या वजह हो सकती है सर?
निश्चित तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने, और पूरा देश नहीं पूरा विश्व इस बात को सोचता था कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पे इस T20 वर्ल्ड कप में एक उभर के वो आए थे। जिस फेज से वो गुजर रहे थे IPL में, उसको ओवरकम करके और फाइनल के बहुत बड़े एक वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पे उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए भी इंडिया को। तो निश्चित तौर पे सब ये सोच रहे थे कि जहाँ पे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है तो T20 के फॉर्मेट में तो वो कैप्टन ज़रूर से बनेंगे, लेकिन ऐसा कई चीज़ें हो नहीं पाती हैं, कारण उसके बहुत सारे होते हैं। तो चीफ सिलेक्टर ने अपने इंटरव्यू में बहुत क्लियर कट कहा कि हम ऐसे खिलाड़ी को देखना चाह रहे हैं एज ए कैप्टन जो पूरे वक्त अवेलेबल हो, मतलब जहाँ पे उसको कोई इंजरी के से काफ़ी कुछ जूझते आए हैं हार्दिक पांड्या। इस कारण से उन्होंने उनके आगे सूर्य कुमार यादव को ज़्यादा मायने देते हुए, ज़्यादा वैल्यू देते हुए उनको कैप्टन के तौर पे रखा है। और ये मेरे वर्ड नहीं है, ये अजीत आगरकर जी जो अपने चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चंदन जी, शुभमन गिल को दोनों फॉर्मेट में T20I और वनडे उप कप्तानी देने का फैसला, इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है आपका, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, और इस बात को उन्होंने कहीं कुछ इशारों में समझाया भी है, चीफ सिलेक्टर हो या कोच हो, दोनों ने। इसका मतलब है कि भविष्य के कप्तान के तौर पे वो लोग शुभमन गिल को ट्रेन करना चाह रहे हैं सभी फॉर्मेट्स में। और मैं टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट है उस दोनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेन करना चाह रहे हैं, एज ए कैप्टन देखना चाह रहे हैं। यही कारण रहा है जो मुझे लगता है कि दोनों फॉर्मेट में उनको एज ए वाइस कैप्टन टीम में लिया गया है, और उसका चयन वाइस कैप्टन के तौर पर हुआ है। चंदन जी, आजकल कोई भी घटना होती है सोशल मीडिया पे बहुत उसकी बातें होती हैं। जैसे इस इंडियन टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को सिलेक्ट ना करने पर सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हो रही हैं कि उन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा था जिम्बाब्वे सीरीज में, फिर भी उनको नहीं लिया गया। और वहीं रेयान पराग और शुभमन गिल के चयन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका सवाल ऐसा है कि जिसको मैं भी कई बार सोच चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट्स में से थे। लेकिन जैसा कि मैं फिर बोलना चाहूँगा कि चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने बहुत क्लियरली अपने इंटरव्यू में कहा, ये बात सही भी है कि 15 लोगों को लेना रहता है। इतना टैलेंट भरा हुआ है कि 2 नहीं 3-4 टीम बन सकती है इंडिया की, और किस किस को लें। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि अब मेरे को 15 लेना है तो मेरे को उस 15 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखना पड़ता है। जैसे अब रिंकू सिंह को लिया गया है, तो रिंकू सिंह के लिए उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड कप की T20 के स्क्वाड में थे, लेकिन एक मैच नहीं खेल पाए। तो ये ऐसा होता है, और जबकि रिंकू सिंह अच्छे परफॉर्मर, शानदार परफॉर्मर रहे हैं शुरू से। तो ये इस बात का जवाब उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है कि 15 में टॉप 15 को लिया जाएगा। तो उस टॉप 15 की श्रेणी में सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, जो आने वाले समय में रोटेशन प्रणाली में शायद वो उनको रखना चाह रहे होंगे। तो अच्छा, चलिए हम लोग यही कामना करते हैं कि हमारी टीम सफल होकर वापस आए और श्रीलंका दौरा भी हम लोग जीतें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।